द वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। 18 जून 2026 गूगल में एक ईमेल आया नोआम शजीर का। नोआम शजीर 2024 में गूगल में वापस आए थे और वापस लाने के लिए गूगल ने खर्च किए थे $2.7 बिलियन। ये कीमत उनकी कंपनी करेक्टर एआई की थी जो गूगल ने खरीद ली। उन्हें गूगल में वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग बनाया गया और वो जेमिनाई के को लीड बने। शजीर ने गूगल छोड़ते हुए अपने ईमेल में लिखा कि मैं ओपन एआई में जा रहा हूँ। उसी हफ्ते जॉन जंपर ने भी गूगल छोड़ा। वो डीप माइंड के इंजीनियर हैं। इन्होंने एक अल्फा फोल्ड मॉडल बनाया जिसने बायोलॉजी को बदल दिया। इसे 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला। जॉन जंपर ने कहा कि मैं एंथ्रोपिक में जा रहा हूं। 9 साल तक गूगल में रहे, नोबेल प्राइज लिया और फिर चल पड़े। उनके साथ गए जोनास एडलर और अलेक्जेंडर प्रिटचेल। दोनों सीनियर जेमिनाई रिसर्चर्स हैं और दोनों एंथ्रोपिक में गए हैं। बाजार ने क्या किया? 18 मई को अल्फाबेट का स्टॉक $408 पर था, सबसे ऊंचे स्तर पर। 22 जून को आ गया $362 पर। 5 हफ्ते में $269 बिलियन की मार्केट कैप गायब हो गई। अल्फाबेट एक दिन में 6.5% गिरा, एक साल में सबसे बड़ी गिरावट। इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि गूगल तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में $190 बिलियन लगाने जा रही है, डेटा सेंटर, चिप्स, कंप्यूट। लेकिन अगर वो लोग ही नहीं रहे जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को काम का बनाते हैं, तो ये $190 बिलियन किस काम के? जैसे कि दुनिया का सबसे महंगा रेस्टोरेंट बनाओ और शेफ ही छोड़कर चला जाए। इधर एआई वार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चैट जीपीटी का मार्केट शेयर पहली बार 50% से नीचे आया है। चैट जीपीटी 5.6 देरी से है, जेमिनी 3.5 प्रो देरी से है, ग्रोक 5 देरी से है। यानी एआई की सभी नई उड़ानें देरी पर हैं। हर नया फ्रंटियर मॉडल जो जून में आने वाला था वो जुलाई अगस्त तक खिसक गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1990 में माइक्रोसॉफ्ट सबसे ताकतवर थी, तब नेटस्केप आई, सन माइक्रो सिस्टम्स आई। माइक्रोसॉफ्ट ने बड़े इंजीनियर्स हायर किए, लेकिन जो इंजीनियर्स नई तकनीक पर भरोसा करते थे वे छोटी कंपनी में गए और उन्हीं छोटी कंपनियों से निकला गूगल, अमेजॉन। अब गूगल इस दौर का माइक्रोसॉफ्ट है और ओपन एआई और एंथ्रोपिक नए गूगल हैं। नॉम शजीर जब पहले गूगल छोड़कर गए थे, जब उन्होंने करेक्टर एआई बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि बड़ी कंपनियों में अच्छे आइडिया कमेटी में मर जाते हैं। गूगल उन्हें $2.7 बिलियन खर्च करके ले तो आई, पर कमेटियां नहीं हटाई। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत की कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो गूगल के क्लाउड और एआई टूल्स पर चलती हैं। गूगल एआई की रेस में पीछे हुआ तो भारतीय कंपनियों को एंथ्रोपिक, ओपन एआई के टूल्स लेने होंगे। इनकी मौजूदगी भारत में सीमित है। अगर आईटी स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये ट्रांजिशन आईटी कंपनियों की लागत बढ़ाएगा। और हाँ, फिर साबित हुआ कि एआई की असली करेंसी पैसा नहीं, लोग हैं। क्योंकि जिस कंपनी ने दुनिया को सर्च सिखाया, यानी गूगल, वो खुद रास्ता खोज रही है। 22 जून 2026 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टीमर ने इस्तीफा दे दिया। 1.5 साल पहले वे बड़ी उम्मीद के साथ आए थे, लेबर की ऐतिहासिक जीत थी। अब ब्रिटेन को 10 साल में 7वां प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। 2016 में डेविड कैमरून ब्रेक्जिट के बाद गए। 2016 में थेरेसा मे गई जब ब्रेक्जिट की डील नहीं हुई। 2019 में बोरिस जॉनसन गए, पार्टी गेट में फंस गए थे। 2022 में लिज ट्रस गई, 45 दिन में इस्तीफा दिया। 2022 में ऋषि सुनक आए, चुनाव हारे और चले गए। और अब कीर स्टेमर की हार की वजह रिफॉर्म यूके का उभार है और अब एंडी बर्नमैन आ रहे हैं। स्टेमर क्यों गए? क्योंकि रिफॉर्म यूके, जो कि नाइजल फराज की पार्टी है, चरम दक्षिणपंथी है और प्रवासियों के खिलाफ है। इस मई के काउंसिल इलेक्शन में रिफॉर्म यूके ने लेबर पार्टी को बुरी तरह हराया। लेबर एमपी घबरा गए, अगर स्टेमर रहे तो अगला इलेक्शन भी गया। दूसरी बड़ी वजह यह कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है, स्टेमर से ठीक नहीं कर पाए। अब एंडी बर्नहम सामने है। लेबर पार्टी का वोट अगले महीने होगा, सितंबर तक नया पीएम आएगा। बर्नहम लोकप्रिय हैं, मेयर के तौर पर काम किया है, मगर ट्रेड पॉलिसी पर असमंजस है और यही भारत का असली दर्द है। भारत यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2022 में लागू होना था। लिज ट्रस गई तो फंस गया, फिर ऋषि सुनक आए, बात आगे बढ़ी और फिर फंस गया। स्टेमर आए, लागू होने के करीब आ गई थी ये संधि, तो फिर पीएम बदल गए। 3 साल 4 पीएम और भारत यूके का एफटीए जस का तस। ये एफटीए भारत के लिए जरूरी है। यूके में भारत की आईटी कंपनियों का करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। अगर डील होती है तो भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वीजा आसान हो जाता। भारत के कपड़े, दवाएं यूके में टैरिफ मुक्त हो जाते। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान था कि एफटीए होने पर दोनों देशों का ट्रेड $100 बिलियन तक जा सकता है, जो अभी $36 बिलियन पर है। लेकिन अब उलझन यह है कि एंडी बर्नहम लेबर के दूसरे गुट से आते हैं। रिफॉर्म यूके का डर बड़ा है। नाइजल फराज की पार्टी घोर प्रवासी विरोधी है, जबकि एफटीए भारतीयों के लिए वीजा उदार करेगा। वीजा इंडिया यूके एफटीए में सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर बर्नहम इसे लागू नहीं करा पाए तो भारत और यूके एफटीए का असर आधा रह जाएगा। ब्रिटेन अब एक ऐसा देश हो गया है जो अपना रास्ता तय नहीं कर पा रहा है, और जब पार्टनर का रास्ता साफ ना हो तो संधि मुश्किल हो जाती है।
भारत इंतजार करता रहा था और शायद भारत इंतजार करता रहेगा। 27 जून 2026 को वाशिंगटन से एक आंकड़ा आया, पीसी इन्फ्लेशन 4.1% पर। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। पीसी यानी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन। ये वो आंकड़ा है जिस पर अमेरिकी फेड सबसे ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि यही महंगाई अमेरिका के लोगों की जेब की महंगाई है। और यह दर 4.1% पर है और 3 साल की सबसे ऊंची दर है। कोर पीसी में अगर फूड एनर्जी को हटा दें तो यह दर 3.4% है। ये 2023 के बाद सबसे ऊंची दर है, खासतौर पर एक महीने में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा इतना खास क्यों है? फेडरल रिजर्व का एक ही लक्ष्य है कि महंगाई 2% पर होनी चाहिए, और इस समय महंगाई की दर 4.1% पर है, यानी दोगुनी। फेड के नए चेयरमैन केविन वार्श कह चुके हैं, एफओएमसी विल डिलीवर प्राइस स्टेबिलिटी। यह उनका बड़ा दो टूक बयान था जो पिछली फेड कमेटी की मीटिंग के बाद आया था। 17 जून को फेड का डॉट प्लॉट आया। यह वो रिपोर्ट होती है जो ब्याज दरों का अगला रास्ता बताती है। इसमें 18 में से 9 सदस्यों ने इस साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए, यानी 2026 के अंत तक ब्याज दर 3.4% से बढ़कर 3.8% होगी। अब जो महंगाई का आंकड़ा आया, उन्होंने बाजार के डर को ताकत दी है। बाजारों को लग रहा है कि 2026 में 25 बेसिस पॉइंट की एक रेट हाइक जरूर होगी, यानी 3.75 से 4% पर पहुंच जाएंगी ब्याज दरें। इस वजह से 2 साल की ट्रेजरी यील्ड 4.19% पर है और 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 4.49% तक पहुंच गई है। डॉलर इंडेक्स मजबूत है। लेकिन एक और आंकड़ा है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा डरा रहा है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट, जो 48.9% पर है। ये ऐतिहासिक निचला स्तर है। यानी अमेरिका के आम लोग इकोनॉमी को लेकर डरे हुए हैं, वे खर्च नहीं कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और उन्हें भविष्य को लेकर खतरा दिख रहा है। अब बड़ी तस्वीर देखिए, महंगाई बढ़ रही है, उपभोक्ता खर्च से डर रहे हैं, ग्रोथ धीमी है और फेड ब्याज दरें बढ़ाने की तरफ है। यही तो स्टैगफ्लेशन का इशारा है। फेड की दुविधा यह है कि अगर रेट बढ़ाओ तो ग्रोथ रुकेगी, और रेट नहीं बढ़ाया तो महंगाई और बढ़ेगी, डॉलर कमजोर होगा। 1970 याद करिए, जब तेल महंगा हुआ था, महंगाई बढ़ी थी, उपभोक्ताओं का खर्च घटा था, तब पॉल वोल्कर आए थे फेड चेयरमैन होकर। उन्होंने ब्याज दरों को 20% तक बढ़ा दिया। अमेरिका मंदी में गया, बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन उसके बाद महंगाई टूटी, डॉलर मजबूत हुआ और 1980 में अमेरिका का बूम आया। तो क्या वार्श खुद को वोल्कर की तरह देख रहे हैं? वक्त बताएगा। लेकिन अगर ब्याज दर बढ़ी तो भारत से विदेशी निवेशक और भागेंगे, क्योंकि पैसा अमेरिकी ट्रेजरी में जाएगा। इंडिया के बॉन्ड्स पर रिटर्न ज्यादा है, लेकिन रुपया कमजोर है। ये एक बड़ी चुनौती है। फेड चेयरमैन वार्श का एक रेट हाइक भारतीय बाजार को तगड़ा झटका दे सकता है। 2013 में जैसे बेन बर्नांकी ने दिया था, जब उन्होंने केवल टापरिंग का हिंट दिया था, ब्याज दर नहीं बढ़ाई थी और रुपया 68 पर पहुंच गया था। इस वक्त रुपया 95-96 के बीच है। जब अमेरिका को जुकाम होता है तो दुनिया को बुखार होता है। आपको अपने निवेश की हिफाजत करनी होगी।